नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। मैं हूं अमित सिंह रावत, स्कूल कैप्टन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल मनौरी, और आप देख रहे हैं हमारे विद्यालय का यह विशेष पॉडकास्ट विहान। आज हमारे लिए यह क्षण बेहद खास है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो महज एक प्रशासक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और पथ प्रदर्शक भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के आदरणीय उपायुक्त महोदय की। सर, आपकी कार्यशैली में अनुशासन और संवेदनशीलता का एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। विद्यार्थियों की छोटी से छोटी उपलब्धि को भी परिवार की बड़ी सफलता मानकर उन्हें प्रोत्साहित करना आपकी विशेष पहचान है। आपका यह विश्वास कि हर बच्चा अद्वितीय है और शिक्षक परिवर्तन का वाहक है हमें नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। सर, आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आपके अनुभव, आपके विचार और आपके सपनों की रोशनी से अपनी राहें रोशन कर सकें। तो आइए पूरे गर्व और आत्मीयता से स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय का, जो एक उच्चतम प्रशासक और मार्गदर्शक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहला प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम ऊंचाइयां छुई हैं। महोदय, हमें बताइए कि आपने इसके लिए क्या योजना बनाई और अपने अधीनस्थ शिक्षकों की टीम को कैसे मोटिवेट किया। धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। कोई भी किसी भी संगठन का उच्चाधिकारी अपने साथ काम करने वाले शिक्षकों और बच्चों को प्रेरित कर सकता है। उसकी समस्याओं को जानकर उसका समाधान जानने की कोशिश करे और समाधान के साथ साथ शिक्षकों को, बच्चों को प्रोत्साहित करता रहे। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि न सिर्फ हम प्रशासक बने बल्कि ऐसे प्रशासक बने कि जीवन में अगर कोई समस्या है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्रियाकलाप के क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती हो तो उसका समाधान ढूंढने की प्रमुखता हो। साथ साथ समाधान ढूंढने में मेरा क्या योगदान हो सकता है उस पक्ष को भी मैं समझ के और इस दिशा में आगे बढ़ता हूं। और आज तक पिछले 32 सालों के अनुभव में मैं इस क्षेत्र में कभी असफल नहीं हुआ। यही मेरी सफलता की कुंजी है। वाह सर। सर, अगला प्रश्न ये है कि वाराणसी संभाग में नए नए केवी तेजी से खुल रहे हैं। इसमें राज्य सरकार से तारतम्य में बैठाने में निश्चित तौर पर चुनौतियां तो आती होंगी। तो सर, आप इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। नए केवी खोलना मतलब कुछ नए बच्चों को पढ़ाना है, और जहां भी हम नए काम करेंगे चुनौतियां आएंगी, उससे घबराना नहीं है। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जीवन में समाधान नहीं हो। समय लगेगा, समाधान जरूर मिलेगा। हम भी सकारात्मक सोच रखते हैं और साथ साथ अधिकारियों को, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मैच कराते हुए सोच बदलने की दिशा में काम करते हैं। इस कारण से हमें सफलता मिलती है और नए नए केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। सर, आपकी सोच तो काफी बुलंद है। सर, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी शिक्षा से बहुत ज्यादा संबंधित है। एनईपी 2020 में FLN और STEM यानी स्टेम आदि पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो सर, आपके इस पे क्या विचार है और ये हम विद्यार्थियों की शिक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आपने कहा, ये FLN और STEM योजना बच्चों में क्रियात्मकता, क्रिएटिविटी क्रिएट करने का एक जरिया है। और आज की दुनिया में बच्चे अगर क्रिएटिव नहीं हो, उनकी सोच केवल किताबों तक सीमित रह जाए तो आज की जो प्रतियोगिता है उसमें सफल नहीं होंगे, अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो FLN की परिकल्पना हो या STEM की परिकल्पना हो, बहुत ही उच्च परिकल्पना है और यही एक स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण कर सकता है, एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकता है और भारत को दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाने की क्षमता दे सकता है। अगर हम STEM या FLN पे जोर नहीं दें तो आने वाले समय में चाहे आर्थिक प्रगति की गति जो भी हो, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने में सफल नहीं होंगे। ये बहुत उच्च कोटि की महत्वाकांक्षी योजना है, हम इस पे काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। जी जी सर, स्किल एजुकेशन में तो इसका काफी रोल रहेगा। हाँ। सर, अगला सवाल काफी पेचीदा है और काफी बड़ी चिंताओं में से एक है
क्योंकि आजकल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बच्चों की निर्भरता दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। तो इससे बच्चों को दूर करने में विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है, जबकि विद्यालय को तो किसी विद्यार्थी का दूसरा घर माना जाता है। हाँ, आपने सही कहा। आजकल बच्चों की निर्भरता मोबाइल, इंटरनेट इस पे बढ़ती जा रही है। विद्यालय इस निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा और इसमें हमारे शिक्षकों का और जो भी गतिविधियां विद्यालय में संचालित हो रही है उसमें हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चों का ध्यान मोबाइल से हटकर किसी भी समस्या का शॉर्टकट निदान खोजने से बढ़िया है उसका स्वयं का निदान कैसे हो। और बच्चे में जब इस जागरूकता की भावना का विकास कर देंगे, बच्चे खुद ब खुद मोबाइल से या जो अन्य गैजेट पर उनकी निर्भरता है उससे अलग हो जाएंगे। इसमें लाइब्रेरी, सीसीए, हमारी बाल बाटिका क्लासेस हैं या जो जादुई पिटारा है कि मैथ्स लैब, फिजिक्स लैब, जूनियर साइंस लैब का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों की अगर सोच विकसित हो जाएगी, दूसरों के सॉल्यूशन पर निर्भरता उनकी अपने आप खत्म हो जाएगी। हम गैजेट्स का यूज इसलिए करते हैं कि इसका रेडीमेड समाधान हमें मिल जाए। सर, आपकी बातें काफी प्रभावशाली रही हैं। आखिर में हम सब इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके अनुभव का थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहेंगे और आप बच्चों को सफलता के लिए क्या राय देना चाहेंगे? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हम एक एक मिनट का सकारात्मक प्रयोग करें, अपनी ऐसी सोच विकसित करें ताकि हम दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलें, दूसरे को सहयोग करें और हम में जो आंतरिक क्षमता है उसको पहचान के उसका विकास कर लें। हमारा जीवन खुद ब खुद सफल हो जाएगा। इसमें शिक्षकों की भूमिका तो है ही, परिवार की भूमिका है, समाज की भूमिका है, लेकिन हमें हमारे अंदर जो शक्ति है, क्षमता है, उसको पहचानने की जरूरत है। अभी के बच्चों से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और उस पर काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट के लिए आपने इतना कीमती समय निकाला। आपकी बातें काफी प्रभावशाली रही हैं और इनमें बहुत गहन मतलब छुपा है जो सर के 32 साल से भी ज्यादा अनुभव को दर्शाता है। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट पे जुड़े रहे। धन्यवाद। थैंक यू।